गुड मॉर्निंग बच्चों। बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बेटा यानी कि मैट्रिक्स का यूज करके हम लीनियर सिस्टम को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। लीनियर सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमने 10th क्लास में सोल्व की थी 2 वेरिएबल में, ठीक है ना। आया समझ में, 2 वेरिएबल में सोल्व की थी हमने 10th क्लास में। अब हम 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों में सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके सामने 3 इक्वेशन होंगे तो 3 वेरिएबल होंगे x y z, जिनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं, अननोन्स भी बोलते हैं, अननोन्स। और 2 इक्वेशन होंगी तो 2 वेरिएबल होंगे x एंड y। करना क्या है, x y की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है ना। करना क्या है, आपने x y z की वैल्यू निकालनी है। और निकालनी कैसे है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये इक्वेशन भी 2 तरह की होती है बेटा, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है नॉन होमोजीनियस। तो ये है नॉन होमोजीनियस। ये बेटा नॉन होमोजीनियस क्या होती है, देखो अपने सिलेबस में नॉन होमोजीनियस ही है, ठीक है ना। नॉन होमोजीनियस इस तरह की होती है जैसे 3x + 4y + z = 1 और x - y - z = 2 एंड 2x + y या +5z राइट में 8। तो ये होती है बेटा नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में यही डिफरेंस होता है, देखो। नो होमोजीनियस कैसी होंगी, इस तरह की होंगी, देखो। देखो बेटा होमोजीनियस के अंदर कांस्टेंट नहीं होता किसी में भी, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो राइट साइड में हर जगह क्या होती है, 0, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आप कांस्टेंट को लेफ्ट में ले आओगे फिर मैं कहने लग रहा हूँ कि राइट साइड में 0। तो मैं बोलने लग रहा हूँ अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो, कैसी फॉर्म, वेरिएबल सारे लेफ्ट में और प्योर कांस्टेंट राइट में। वैसे कांस्टेंट तो ये भी है लेकिन प्योर कांस्टेंट का मीनिंग मेरा है कि जैसे कोई अकेला कांस्टेंट हो, जैसे +5 +7 +3, वो सारा राइट में लेकर, मतलब इस फॉर्म में लिखोगे आप तो राइट में सारे एलिमेंट क्या हो, 0 0 0। तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, ठीक है ना। आया समझ में। राइट साइड में 0 होने का मतलब ये नहीं कि भाई इसमें आप सब में राइट साइड में 0 तो ये होमोजीनियस हो गया। ये बी क्या होगा बेटा, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इस कांस्टेंट को हम राइट में ले जाएंगे। देखो ये अब क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया। मतलब अगर कम से कम एक भी कांस्टेंट है इसमें, या कह सकते हो राइट साइड में कम से कम एक नॉन जीरो है एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम नॉन होमोजीनियस। अगर सभी 0 होंगे तब जाकर इसका नाम क्या पड़ेगा, होमोजीनियस। एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं है यहाँ पर बात। मान लो किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू नहीं है, x z है, यहाँ पर x नहीं है, y z है यहाँ पर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल कांस्टेंट पर डिपेंड होता है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का होना, ठीक है ना। अगर आपके पास कांस्टेंट है, कम से कम एक के पास कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगी नॉन होमोजीनियस। मान लो यहाँ पर भी 0 हो जाए, अब भी क्या है, ये नॉन होमोजीनियस। यहाँ पर 0 हो जाए, अब भी क्या है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये कांस्टेंट यहाँ पर अलाइन करने लग रहा है, ठीक है ना। अगर ये भी 0 हो गया ना, तब ये क्या बन जाएगी, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस पता चले आपको क्या होता है, ठीक है ना। इस फॉर्म में लिखने के बाद, ये फॉर्म मतलब सारे वेरिएबल लेफ्ट में उनके कोफिशिएंट भी और राइट में कांस्टेंट, तो सारी की सारी अगर 0 हो यहाँ पर तो ये है होमोजीनियस। और कम से कम एक भी अगर नॉन 0 हो तो ये है नॉन होमोजीनियस। एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं है, भले ही इस इक्वेशन में x नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें z नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का होना या ना होना राइट साइड पर डिपेंड करता है, मतलब कांस्टेंट के ऊपर, वो भी कांस्टेंट राइट में हो। जब अगर कांस्टेंट लेफ्ट में हो तो कांस्टेंट को देखना आपने, ठीक है ना। अगर एक भी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, होमोजीनियस। और कम से कम एक भी इक्वेशन में कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगी, होमोजीनियस,
ठीक है ना। अब चाहे यहाँ कॉन्स्टेंट यहाँ पर 2 जीरो बेशक से तो भी क्या है नॉन होमोजीनियस, यहाँ पर दोनों जीरो तो भी नॉन होमोजीनियस, तीनों जीरो जब हो जाएंगे ना जब होमोजीनियस बन जाएगा। ठीक है ना। तो भाई बच्चों अपने सिलेबस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा इसका देखो 2020 से पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आया करता है इसमें से, इस एक्सरसाइज में से एलिमेंट में ये 5.4। ठीक है ना। एनसीईआरटी और कॉम्प्रिहेंसिव और आर डी शर्मा में 5.4 ना आकर और कोई एक्सरसाइज है ये, लेकिन इस एक्सरसाइज का नाम है मैट्रिक्स मेथड, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक है, इस एक्सरसाइज का नाम ये है। तो ये जो है इसमें अब कम से कम 4 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, मेरी तरफ से ये गारंटी है, कम से कम 4 मार्क्स की सीबीएसई के एग्जाम में। ठीक है ना। और हरियाणा बोर्ड में भी, एचबीएससी में भी कम से कम 4 या 6 का, हरियाणा बोर्ड में तो 6 का जरूर आ जाता है इसमें से, और सीबीएसई में भी आ जाया करता बेटा, अब 6 नंबर के कम कर दिए। ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया कि इसमें से 4 या 6 का आ सकता है, 6 का भी आ सकता है ऑप्शन में, और 4 का तो पक्का ही आएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है ना। इसको अगर आपने मिस कर दिया समझो बहुत बड़ा लॉस ले लिया आपने अपने पास। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों। करना क्या है बेटा, करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, देखो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ए इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ गिवन अननोन्स, यानी कि दिए गए जो अननोन है ना उनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा ना उसको हमने क्या बोल दिया ए। एंड एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, कॉलम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय गिवन अननोन्स, जो अननोन से बेटा एक्स वाई जेड उनसे जो मैट्रिक्स बना उसको बोल दिया हमने एक्स। और बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बना उसको बोल दिया हमने बी मैट्रिक्स। अब देखो ए एक्स इक्वल टू बी करके देखो आप, ए एक्स इक्वल टू बी मतलब ए की ए यहाँ पर रखो और बी यहाँ पर रखो, सॉरी एक्स यहाँ पर रखो, ए की और एक्स की मल्टीप्लाई करके देखो आप, और बी के इक्वल रख के देखो, कंपेयरिंग करोगे तो ये आ जाएगी वापस। यानी कि इस लीनियर सिस्टम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए की और एक्स की मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कर दी a1x b1y c1z। ठीक है ना। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ a2x b2y और c2z। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, इसमें तो एक ही कॉलम है ना, a3x b3y और c3z। ठीक है ना। और राइट साइड में क्या रखना आपने, b रखना राइट में, यानी कि d1 d2 d3। अब देखो व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट के इक्वल, सेकंड हो जाएगा सेकंड के इक्वल, थर्ड हो जाएगा थर्ड के इक्वल। ठीक है ना। तो यानी कि इस लीनियर सिस्टम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो x की वैल्यू को भी काउंट किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पर आप बोथ साइड क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। ठीक है ना। ए एक्स ऑलरेडी था, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी ए इनवर्स से कर दिया। ये ए और ए इनवर्स क्या हो गया, आई इंटू एक्स, राइट में क्या हो गया ए इनवर्स बी। तो x एक मैट्रिक्स और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा x। तो x की वैल्यू निकल गई देखो a इनवर्स b, x मतलब x y z। ठीक है ना। a इनवर्स की b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जैसे 4 3 1। तो कंपेयर करके x की y की z की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। आया समझ में। तो मैट्रिक्स यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके इस लीनियर सिस्टम को हम सोल्व कर सकते हैं। ये 2/2 में बनेगा। देखो ए मैट्रिक्स ये हो गया आपका a1 b1 a2 b2, और बी मैट्रिक्स हो गया आपका c1 c2, और x हो गया आपका xy। ठीक है ना। तो ax इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, b, ax इक्वल टू b लिख देंगे। ठीक है ना। इसी की तरीके से ये थोड़ा सा लेंथ में छोटा पड़ेगा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा। ठीक है ना। दोनों को अच्छे से कर लेना आपने।
तो जैसा कि आप जानते हो 10th क्लास में भी कोई लीनियर सिस्टम दिया होता था, उसमें ज़रूरी नहीं होता था कि भाई उसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। 3 केस होते थे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही है बेटा, ठीक है ना। आया समझ में, जैसे वहाँ पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट था, तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है बेटा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। देखो ये डिपेंड है ए इनवर्स पर। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो आंसर भी आएगा। अब ए इनवर्स किस पर डिपेंड है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर, आपने पढ़ लिया। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स नहीं निकलेगा उसका, वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, उसका इनवर्स निकल जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर डिपेंड सारी बात किसके ऊपर होगी बच्चों? डिपेंड होगी बेटा ए के डिटर्मिनेंट पर। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है बच्चों, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिक। आया समझ में? अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 है बेटा, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। अगर वो आ जाती है 0 तो हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई अगर बी के साथ 0 के इक्वल नहीं आती तो क्या हो जाएगा? फिर नो सॉल्यूशन। एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ की हमने, और वो क्या आई? नॉट इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। आया समझ में? यानी कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मैंने बता दिया कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन मैंने बता दिया x इक्वल टू ए इनवर्स बी से निकलेगा। और भाई अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर 2 केस अराइज होते हैं केवल। फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई चेक करनी पड़ेगी। अगर वो 0 आ गई तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड सिस्टम आल्सो कंसिस्टेंट। यहां पर भी सिस्टम क्या होगा बेटा? सिस्टम यहां पर भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट, ठीक है ना। आया समझ में? और वे एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल नहीं आई तो नो सॉल्यूशन होगा और सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। यहां पर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट केवल इस केस में होगा और कंसिस्टेंट इन दोनों केस में होगा। जैसे कि आप जानते हो कि कम से कम एक सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। और कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो कंक्लूजन ये है बेटा, सबसे पहले आपने कोई मैट्रिक्स जो ये लीनियर सिस्टम की इक्वेशन दे रखी होंगी तो आपने ए एक्स और बी तैयार करना पड़ेगा। फिर ए का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर आपने ये टर्म चेक करनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ प्रोडक्ट। ये 0 अगर आ जाती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम बताएंगे एक्सरसाइज के अंदर। और भाई एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ अगर मल्टीप्लाई 0 के इक्वल ना आए तो आपने लिख देना नो सॉल्यूशन और क्वेश्चन को वहीं पर रोक देना है, ठीक है ना।